हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन इन इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हम हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस पेपर कोड ए के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये जो प्रैक्टिस पेपर है वो हरियाणा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए एनपीओ और जो पार्टनरशिप अकाउंट्स वाली बुक है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात की परिभाषा लिखिए। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है? फर्म में किसी साझेदार के प्रवेश होने या साझेदारों के मध्य लाभ प्राप्ति अनुपात में परिवर्तन होने की वजह से वर्तमान साझेदारों में से एक या अधिक साझेदार अन्य साझेदार के लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। इसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात या गेनिंग रेशियो कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है, गेनिंग रेशियो होता है हमारा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा न्यूमेरिक है। 1 नंबर में एबीसी पार्टनर थे, तीन दो में दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 4/7 share in profit. D acquired 2/7 from A, 1/7 from B and 1/7 from C. Calculate the new profit sharing ratio. तो इसको हम करेंगे A रेशियो B रेशियो C है वो हमारा 3:3:2। उन्होंने D को बुलाया 4/7 हिस्से के लिए, जिसका वो 2/7 A से, 1/7 B से और 1/7 है वो C से प्राप्त करता है। तो इनका हम न्यू रेशियो निकालेंगे। तो एज न्यू रेशियो ए का जो ओल्ड रेशियो था वो था 3/8 माइनस 2/7 इसने डी को दे दिया। तो ए का जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 5/56। आगे है बीज न्यू रेशियो। बी का जो पुराना रेशियो 3/8 माइनस 1/7 इसने डी को दे दिया। तो ये घटाने के बाद इसका आ जाएगा ये 21 माइनस 8, ये हो जाएगा 13/56। उसके बाद है सीज न्यू रेशियो। सी का पुराना अनुपात 2/8 माइनस इसने 1/7 डी को दे दिया। तो इसका नया अनुपात आ जाएगा 14 माइनस में 8 यानी कि 6/56। और जो डी का जो अनुपात है वो 4/7 या 32/56। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा हमारा 5/56 अनुपात में 13/56 अनुपात में 6/56 अनुपात में 32/56। तो ये होगा हमारा इसका सॉल्यूशन। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाता बनाने के उद्देश्य के आधार पर एक अंतर लिखे। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का उद्देश्य क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटी के मूल्यों को समायोजन करने के लिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। यानी एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो मूल्य में परिवर्तन हुआ है उसके समायोजन के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट है फर्म के समापन की दशा में संपत्ति की बिक्री और दायित्व के भुगतान से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम वसूली खाता बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अलाभकारी संगठन से आपका क्या अभिप्राय है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होते हैं? तो कुछ एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की या अपने सदस्यों की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इन संस्थाओं में हम क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, धार्मिक संस्था इत्यादि को शामिल करते हैं। और ये जो अलाभकारी संगठन होते हैं इनकी आय का मुख्य स्रोत है वो चंदा, दान आदि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
ऐसी दो परिस्थितियों के नाम लिखिए जिसके अनुसार साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। तो साझेदारी फर्म का जो समापन है वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना भी हो सकता है और न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा भी हो सकता है। तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना कब कब होता है, इसकी कुछ एक उदाहरण के लिए सभी साझेदार आपसी समझौते के द्वारा फर्म का समापन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अनिवार्य समापन भी हो जाता है जब सारे साझेदार दिवालिया हो जाए या फर्म का जो व्यवसाय है वो असंवैधानिक हो जाए या किसी विशेष घटना के होने पर भी साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। अब इसके अलावा है न्यायालय के हस्तक्षेप के द्वारा कब फर्म का समापन होता है। तो इसकी भी दो तीन दशाएं हैं। जब कोई साझेदार पागल हो जाए या कर्तव्य पालन में स्थायी रूप से असमर्थ हो जाए या कोई फर्म साझेदारी सल्ले की अवहेलना करे और फर्म में दुराचरण का व्यवहार करे यानी कि फर्म के हितों के अगेंस्ट व्यवहार करे, तो इस दशा में भी साझेदारी फर्म का समापन है वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आसान सवाल है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए डैश अकाउंट। ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है वो होता है हमारा एनपीओज के लिए बनाया जाता है। तो ये रियल प्रकृति का होता है, वास्तविक खाता होता है, क्योंकि ये जो रोकड़ बही का सारांश होता है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से न्यूमेरिक। आप निम्नलिखित को क्लब के अंतिम खातों में किस प्रकार दिखाएंगे। हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को और 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक है और क्रेडिटर्स हैं। साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन और दे रखे अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग देयर 18-19 इज ₹25,000। हमने 25,000 का स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है। तो इसमें हमने जो निकालना है वो निकालना हमने स्टेशनरी कंज्यूम्ड। स्टेशनरी कंज्यूम्ड को हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगी हमने पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हमने 25,000 रुपये का क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करी। इसमें से हम ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक 4,000 रुपये, लेस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 3,000 रुपये, तो ये आ जाएगा हमारा 26,000 रुपये। अब इसमें से हम करेंगे ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एट एंड। क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो है हमारे 5400 और लेस करेंगे हम ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं हमारे 7200। तो ये हो जाएंगे हमारा 24,200 रुपये, जो कि आ गया हमारा स्टेशनरी कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ जाता है। पी और क्यू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। यू आर इन्फॉर्म दैट P has withdrawn 10,000 from the firm in the beginning of every month. Q has withdrawn 1,50,000 from the firm. तो हमने इन दोनों में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पी ने हर महीने के शुरू में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपये निकाले हैं। तो जब कोई पार्टनर फर्म के जब कोई पार्टनर हर महीने की शुरुआत में आहरण करता है तो उस पर हम 6.5 महीने का ब्याज लगाते हैं। तो उसने 10,000 हर महीने निकाले, तो साल के दौरान उसने निकाले 1,20,000 पर 8% की रेट से हम 6.5 महीने का ब्याज है वो लगा देंगे। तो इसको काटते हैं, ये आ जाएगा हमारा 5200 रुपये। दूसरा है क्यू ने 1.5 लाख रुपए फर्म से निकाला है। यहाँ पर क्यू की जो विड्रॉल की जो डेट है वो नहीं दे रखी हमें, तो हम निकालेंगे क्यूज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हो जाएगा जब किसी साझेदार की आहरण की तारीख नहीं दे रखी हो तो हम उस पर 6 महीने का ब्याज है वो लगाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 6,000 रुपये।
तो पी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,200, क्यू का 6,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमने जनरल एंट्री करने, फर्नीचर ऑफ 20,000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर एल फॉर 18,000। एल ने 18,000 रुपये का जो फर्नीचर है वो एक साझेदार ने ले लिया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का ले लिया उसने? 18,000 रुपये का एंट्री हो जाएगी। इसके नरेशन में हम लिख देंगे फॉर फर्नीचर वर्थ 20,000 टेकन ओवर बाई एल फॉर 18,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹4,000। तो ये 4,000 के एक्सपेंसेस की पेमेंट की है फर्म द्वारा, तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ये हो जाएगी हमारी 4,000 रुपये से। इसके नरेशन में हम लिख देंगे फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिक है, 4 नंबर में। देखते हैं क्या है। मिट्ठू एवं निखिल एक फर्म में 2:3 में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनके पूंजी खाते का शेष 7 लाख और 70,000 और 60,000 था। मिट्ठू और निखिल का आहरण वो 16,000 और 12,000 है। दोनों ने आहरण 1 जनवरी को किया। खाते हैं वो हमारे बनेंगे कब? 31 मार्च को। तो यानी कि इस पर 3 मंथ का ब्याज हमने लगाना है। उसके बाद यह पाया गया कि 31 मार्च 2020 को अंतिम खाते बनाते समय हमने इन 3 ट्रांजेक्शन का ध्यान हमने नहीं किया। आगे बोल रहा है कि आवश्यक समायोजन दिखाते हुए प्रविष्टि करें। तो हम तीनों की बारी बारी से एंट्री करेंगे। सबसे पहली हमारी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने 6% के रेट से देना है। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे हम। मिट्ठू का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना, कैपिटल कितनी हमारी 70,000 पर 6% की रेट से हम इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 4200। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे निखिल की कैपिटल कितनी 60,000, उस पर 6% की रेट से दिया जाएगा हमारा 3600। तो इसकी एंट्री करेंगे हम। पहली एंट्री होगी इसकी हमारी, ये जो हमारा ए में हमारी फर्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिट्ठूज कैपिटल अकाउंट टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट। तो ये मिट्ठू का 4200, निखिल का 3600, तो ये हो जाएगी हमारी 7,800 रुपये फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 7,800। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो जाएगी हमारी 7,800 रुपये से ये एंट्री हो जाएगी। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनिमम। उनकी ड्राइंग कितनी है, उनकी जो ड्राइंग है वो दे रखी है 16,000 और 12,000। तो मिट्ठू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 16,000 पर 6% की रेट से। कब किया है इन्होंने ड्राइंग? 1 जनवरी 2020 को, यानी इस पर 3 महीने का ब्याज है वो हमने लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 240 और निखिल का हो जाएगा 12,000 पर 6% की रेट से 3 महीने का ब्याज। तो ये हो जाएगा हमारा 180 रुपये। तो इसकी भी बी केस में भी हमारी 2 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी मिट्ठूस कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, कितने से मिट्ठू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 240 रुपये। निखिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 रुपये से टू
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो जाएगी हमारी 420 रुपये से। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 420 रुपये से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। सी केस है हमारा, मिट्ठू को 4000 रुपये वार्षिक कमीशन है वो दिया जाएगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मिट्ठूज कमीशन अकाउंट डेबिट टू मिट्ठूज कैपिटल अकाउंट। 4000 रुपये हमने उसका कमीशन है वो दे दिया। अब इस कमीशन को फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मिट्ठूज कमीशन अकाउंट 4000 रुपये से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे तीनों केस की ये एंट्री है वो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ABC एक फर्म में लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। फर्म है 31 मार्च को अपने खाते बंद करती है। 31 दिसंबर 2016 को सी की मृत्यु हो गई, तो यानी कि कब मृत्यु होगी? 9 महीने बाद सी की मृत्यु है वो डेथ है वो हो गई। इस दिन सी के पूंजी खाते का शेष 3,80,000 रुपये और फर्म की जो ख्याति है वो 1,20,000 रुपये थी। लाभ आने खाते में 50,000 रुपये डेबिट शेष है। डेबिट शेष का मतलब है ये लॉस है। सी को उसकी मृत्यु के पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर फर्म के लाभों में से हिस्सा देना है, और ये फर्म के औसत लाभ वो 75,000 है। तो फर्म की पुस्तकों में सी का पूंजी खाता है वो बनाइए, तो बनाते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो बाई बैलेंस बीडी, तो सी के खाते का शेष है कितना है? 3,80,000 रुपये। इसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन को हम देखते जाएंगे। सबसे पहले है उसकी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन है वो 1,20,000 रुपये किया गया। तो जो 1,20,000 रुपये में सी का हिस्सा कितना है? 1/5, तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 रुपये। तो जो सी का जो ये ख्याति का हिस्सा है 24,000, वो ए और बी द्वारा सहन किया जाएगा उनके गेनिंग रेशियो में। यहाँ पर उनका ए बी सी का अनुपात 2:1 है। फर्म का साझेदार सी की मृत्यु होगी तो उनका अनुपात बच गया 2:2, तो यानी कि 1:1 में। तो 12,000 ए और बी द्वारा ये दिया जाएगा। तो हम इसकी एंट्री करेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे गुडविल 12,000 रुपये से, बाई बीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल शेयर ऑफ गुडविल ये भी 12,000 रुपये से। आगे है लाभ आने खाते में 50,000 रुपये का लॉस है। तो लॉस है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। तो 50,000 रुपये में इसका हिस्सा 1/5 यानी कि आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये। अब लास्ट एंट्री उसके लाभों में से हिस्सा 9 महीने बाद उसकी डेथ होगी। फर्म के औसत लाभ हैं वो 75,000 है, तो 75,000 रुपये का हम 9 महीने के लिए लाभ निकालेंगे और उसके 1/5 हिस्से के लिए। तो ये सारा काट के हम आ जाएगा 15,000। इसको आगे काटेंगे हम ये गए हमारे 37, ये आ जाएंगे हमारे 11,250 बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्योंकि हम ये एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, हम पिछले सालों के औसत के आधार पर हमने निकाला है।
तो इसका टोटल आ जाएगा ये हमारा 4,15,250, 4,15,250। तो ये आ जाएगा हमारा टू चीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये आ जाएगी हमारी 4,05,250। इस तरीके से ये भी हमारा आंसर है 11 का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, PQR 5-3-2 के अनुपात में लाभ आने बांटते हुए फर्म में साझेदार है। आगे उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। तो ये हमारा एडजस्टमेंट वाला सवाल है। तो इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए आप अपनी बुक में चैप्टर 4 है, उसमें इलस्ट्रेशन 31 को देख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है वो आपको वहां मिल जाएगा। इसके अथवा में है, नए साझेदार के फर्म के प्रवेश के समय ख्याति के लेखांकन व्यवहार का वर्णन उचित उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो मैं आपको थोड़ा सा इससे परिचय करवा देता हूँ। जब नया साझेदार आता है तो वो 3 दशाएं हो सकती हैं। पहली है जब वो ख्याति है प्राइवेटली पे करे, यानी कि निजी रूप से पे करता है। तो निजी रूप से पे करता है तो उसकी होती है हमारी नो एंट्री। केस बी होता है जब वो ख्याति को नगद लाता है। तो नगद लाने पर नगद लाता, तो नगद लाने की दशा में इस ख्याति को जो पुराने साझेदारों के जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यदि फर्म की पुस्तकों में यदि कोई ओल्ड गुडविल दे रखी है, बैलेंस शीट में कोई ओल्ड गुडविल है, तो इसे ओल्ड साझेदारों के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। सी केस में होता जब ख्याति है वो नगद नहीं लाता है, नगद नहीं लाता। तो इस दशा में जो नए साझेदार का जो करंट अकाउंट उसे डेबिट, ख्याति की राशि से डेबिट कर दिया जाता है और पुराने साझेदारों में क्रेडिट कर दिया जाता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये आपकी पुस्तक में क्लियर डिटेल में दे रखा है। अब हम करते हैं पार्ट बी के सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी स्थिति विवरण में अंश पूंजी शीर्षक में नहीं दिखाया जाता। तो इसका सही जवाब है बी, रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड कैपिटल। तो न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गमित पूंजी का 90% है वो निर्धारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाई जाने वाली दो मदों के नाम लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं हम कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन फंड्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व इत्यादि हमें इस हेड में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली किन्हीं दो विधियों के नाम लिखे। तो यह हमारी 6-7 विधियां होती हैं, इनमें से आप कोई भी दो नाम लिख सकते हैं, जैसे कि तुलनात्मक विवरण, तुलनात्मक विवरण होते हैं हमारे, समान आकार के विवरण होते हैं, उसके बाद प्रवृत्ति विश्लेषण है, लेखांकन अनुपात है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, कोष प्रवाह विवरण है और समविच्छेद बिंदु विश्लेषण। ये सारे हमारे वित्तीय विश्लेषण में काम आने वाली विधियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर सेबी गाइडलाइंस एन अमाउंट इक्वल टू डैश ऑफ द डिवेंचर इशूड मस्ट बी ट्रांसफर टू द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। जो ऋण पत्र शोधन कोष है उसमें कितनी राशि है वो हस्तांतरित करनी अनिवार्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25%। क्वेश्चन नंबर 18, डिवेंचर रिप्रेजेंट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। जो ऋण पत्र होते हैं समतांशधारियों के विनियोग को दर्शाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की दो सीमाएं लिखी हैं। एक तो इसमें हम लिख सकते हैं विंडो ड्रेसिंग, यानी कि झूठे दिखावों से प्रभावित हो सकता है। दूसरी इसकी जो कमी है, मूल्य स्तर में परिवर्तन को प्रकट नहीं करता। इसके अलावा वित्तीय विवरणों की जो सीमाएं होती है वही हमारे विश्लेषण की सीमाएं बन जाती हैं।
इसके अलावा जो विश्लेषक है उसकी व्यक्तिगत योग्यता एवं पक्षपात का प्रभाव पड़ता है, भावी अनुमानों में कठिनाई होती है, गुणात्मक विश्लेषण का अभाव होता है। तो ये कुछ एक इसकी कमियां थी। क्वेश्चन नंबर 20 जर्नल एंट्रीज का है कि निम्नलिखित की परिस्थितियों में ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियां कीजिए। इशूड 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी 100 रुपए का जो डिवेंचर है वो हमने 98 रुपए पर इशू किया है एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, और हम उसका जो रिडम्शन है वो 105 रुपए में कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो देखते हैं। पहली एंट्री होगी हमारी ए केस में पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये टोटल डिवेंचर कितने हैं, 2000, हमने 98 रुपए के हिसाब से हमारे पास आएंगे, यानी कि ये 1,96,000 रुपए से ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हमने इसकी रिडम्शन की एंट्री और करनी, जो कि हमने 105 रुपए में करेंगे। तो इसकी रिडम्शन की एंट्री हो जाएगी हमारी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट्स डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। तो ये हमारे 12% डिवेंचर अकाउंट तो हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपए का। हमने 5 रुपए प्रति डिवेंचर, यानी कि 5 रुपए के हिसाब से हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो हमारा 2000 शेयरों पर 5 के हिसाब से 2000 डिवेंचर पर 5 रुपए के हिसाब से 10,000 हो जाएगा हमारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में है हमारे 1,96,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर आ जाएगी हमारी 14,000। सेकंड केस है इश्यू 2000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 100 रुपए का जो डिवेंचर है वो हमने 105 रुपए पर इशू किया है, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, जबकि उसका हम रिडेम्पशन है वो 110 रुपए में करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वो होगी हमारी, थोड़ा सा जगह करते हैं। इस केस में हमारी पहली एंट्री तो जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 105 रुपए के हिसाब से 2,10,000 से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। इसकी सेकंड एंट्री और बनेगी, हम इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट्स डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट्स डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इन सब के अमाउंट हम देखेंगे कैसे होंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2,10,000 से डिवेंचर अकाउंट है हमारा 2 लाख रुपए का, 10 रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आ जाएंगे, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है हम 2000 डिवेंचर पर 10 के हिसाब से यानी कि 20,000 रुपए का हम करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, आ जाएगी हमारी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000 रुपए से। इस तरीके से ये हमारी एंट्री है वो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ है वो 1 लाख रुपए है। करंट एसेट्स 4 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए, टैक्स है 20%, स्थायी संपत्तियां 6 लाख, 10% लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो है 4 लाख। निवेश पर प्रतिफल अनुपात की गणना कीजिए। तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है हमारी नॉन करंट एसेट्स माइनस वर्किंग प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट्स हैं हमारी 6 लाख, प्लस में वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला था करंट एसेट्स, यानी कि करंट एसेट 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज 2 लाख, तो ये हो जाएगी हमारी 8 लाख हो जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमने निकालना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है हमारा 1 लाख रुपए। टैक्स की रेट है हमारी 20%, यानी 1 लाख है वो 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम कुल टैक्स की राशि निकाल सकते हैं, मतलब टैक्स से पहले का जो अमाउंट है वो निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1,25,000 रुपये। इसमें से हम इंटरेस्ट और जोड़ देंगे। इंटरेस्ट हमारा 4 लाख पर 10%, यानी कि 40,000। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा हमारा 1,65,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई तो इसको जब काटापीटी करके ये हमारा आ जाएगा 20.62%। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न सूचनाओं से संचालन गतिविधियों द्वारा नकद की गणना करें। तो इस सवाल के जवाब के लिए विद्यार्थी हैं अपने अध्याय 9 के इलस्ट्रेशन 15 को देख सकते हैं। इसका आपका सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ये है हमारा चैप्टर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 और 23 काथुआ, और ये हमारा थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, ये भी आपकी पुस्तक में है। ये इलस्ट्रेशन है वो एज इट इज दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये कक्षा 12 हरियाणा बोर्ड कक्षा 12 सेटे का सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।